Hey everyone, good evening. Can you please check now if my audio and video both are reaching to you guys? Quickly, can you confirm? Hello everybody. Hello. जल्दी से बताइए कि क्या आपको मेरा ऑडियो और वीडियो पहुंच पा रहा है? मुझे आपके चैट्स भी नहीं दिख रहे रे बाबा। हाँ जी, अभी तो दिख रहा है। ऑल क्लियर। ओके, ग्रेट। हाँ जी। साउंड लो है, ऐसा कैसे यार? और कितना बढ़ाएंगे जी? लो वॉल्यूम। आवाज नहीं आ रही है। रुक जाओ। अभी देखो। अभी देखो जरा कितनी आवाज आई। अब मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा तो ही तो बात समझ में आएगी। योर माइक इज नॉट वर्किंग। 1 सेकेंड। अभी देखो। आई जबरदस्त आवाज। हैं, अब आई। कल जो हमने कल जो हमने डेडलॉक की डेफिनेशन देखी थी, क्या सब लोगों को डेडलॉक की डेफिनेशन समझ में आ गई थी? क्या सब लोगों को डेडलॉक की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई थी कि डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जब दो प्रोसेसेस उस सिचुएशन में फंसती है तो फिर वो दो प्रोसेस कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। अब डेडलॉक और स्टारवेशन में डिफरेंस क्या है? स्टारवेशन में भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती हैं, हां, पर स्टारवेशन में ऐसा प्रूव होता है, हम प्रूव कर देते हैं कि प्रोसेस के आगे बढ़ने के चांस हैं कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन में। ये कंडीशन अगर आएगी तो प्रोसेस आगे एग्जीक्यूशन बढ़ा देगी, परमानेंटली यहीं फंसी नहीं रहेगी। ठीक है? कब, ये पता नहीं है। डेडलॉक में हम ये प्रूव कर देते हैं कि डेडलॉक अगर है तो प्रोसेस के आगे बढ़ने का चांस जीरो है, बढ़ ही नहीं पाएगी। कुछ भी कर लो आप, प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं कभी। उसे कहेंगे डेडलॉक। तो अगर कभी भी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगी एग्जीक्यूशन में तो डेडलॉक। बढ़ने के चांस हैं, कब मिलेगा चांस ये पता नहीं है, वो स्टारवेशन होता है। ठीक है? तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, इंटरव्यूज वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम कल जो डिस्कशन हमारा रह गया था उसको आगे बढ़ाते हैं, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ क्या होता है? ये रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ कहता है कि किस प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स अलोकेटेड है और कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, इसको हम दर्शाना चाहते हैं एक ग्राफ के थ्रू। कल मैंने आपको यह बताया था कि एक टेबल है कि उस टेबल में प्रोसेस और प्रोसेस की लिस्ट दे रखी है कि किसके पास में क्या क्या अलोकेटेड है ऑलरेडी। अलोकेटेड मतलब कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज कर रही है। मान लो P1 के पास R1 R2 R3 है, P2 के पास R4 है, P3 के पास R5 R6 है। ऐसे अलग अलग रिसोर्सेस हैं जो अलोकेटेड हैं कुछ प्रोसेसेस के पास। अब P1 को एग्जीक्यूशन के लिए R4 भी चाहिए, R4 अवेलेबल नहीं है तो वेट करेगा। तो कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए वेट करेगा, ये भी यहां पे इस टेबल में मैंने लिख दिया। अब इसको, इसी इंफॉर्मेशन को दर्शाने का एक ग्राफिकल वे होता है, वो क्या है? रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। ये ग्राफ क्या करता है? डिनोट्स विच प्रोसेस इज यूजिंग विच रिसोर्स एंड is waiting for which resource। कौन सी प्रोसेस कौन सा रिसोर्स यूज कर रही है और कौन से रिसोर्स के लिए वेट कर रही है,
ये दर्शाता है कौन? रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। अब इस रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में हमारे पास जो नोड्स होती हैं जिन्हें हम वर्टेक्स भी कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ नाम की जो चीज है बेसिकली तुमको पता हो कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ में नोड्स और एजेस होती हैं या वर्टेक्स और एजेस होते हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता हो बेसिकली, ताकि हम बात करें आगे कि हाँ भैया ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? नोट्स एंड वर्टिसेस। डिटेल्ड नोट्स प्लीज। मैं लिख के दूं? मुझे लिख के देना है क्या अपूर्व जी? मुझे लिख के देना है डिटेल नोट्स। तो नोड्स और वर्टिसेस जो है यहां दो टाइप के होते हैं। एक नोड हमारे लिए प्रोसेस के लिए रहेगा, जो हम ग्राफ में ऐसे शो करते हैं सर्कल के साथ में। ठीक है, P1 P2 ऐसे हम प्रोसेसेस के लिए रखते हैं। और दूसरे होते हैं रिसोर्स के लिए नोड्स, जिसको हम रेक्टेंगल बॉक्स के साथ में दर्शाते हैं। ठीक है, R1 R2 इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। तो नोड्स हम दो टाइप की हमारी नोड्स होती हैं। प्रोसेसेस भी नोड होंगी, रिसोर्सेज भी नोड्स होंगे। प्रोसेस को हम सर्कल में या जो भी आप ओवल शेप बोलो उसमें डालेंगे और रिसोर्सेज को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आता है एजेस। एजेस, एजेस क्या कहता है? एजेस दो टाइप की एजेस होती है। एक होती है अलोकेशन एज। अलोकेशन एज कहती है कि कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस को ऑलरेडी अलोकेटेड है। अगर अलोकेशन एज की बात करें तो इसको हम दर्शाते हैं, ये जाती है एज फ्रॉम रिसोर्स के इंस्टेंस से। अब ये इंस्टेंस क्या होता है मैं बताऊंगा। टू प्रोसेस, प्रोसेस तक, जो भी नोड्स हैं हमारी वहां तक। और दूसरी टाइप की जो हमारी एज होती है वो होती है रिक्वेस्ट या वेटिंग की एज। ये जाएगी फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स। देखिए, रिसोर्स कभी कभी क्या होता है, रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टेंस भी हो सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम समझिए जिसमें मैंने दो प्रिंटर कनेक्ट करके रखे हैं और दोनों प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, सेम टू सेम है। अब होता क्या है कि जब भी किसी प्रोसेस को प्रिंटर की जरूरत है तो रादर देन यूजर विल चूज, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ विल चूज कि इस पर्टिकुलर प्रिंटिंग को कौन से वाले प्रिंटर पे असाइन करना है, प्रिंटर नंबर 1 पे कि 2 पे। तो अगर एक जैसे रिसोर्स की दो कॉपी आपके पास है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग रिसोर्स हैं, हम बोलेंगे उस रिसोर्स के हमारे दो इंस्टेंस हैं। तो ये इंस्टेंस होने का फायदा क्या है कि किसी भी प्रोसेस को वो रिसोर्स अगर चाहिए तो वो रिसोर्स का कोई भी इंस्टेंस उस प्रोसेस को दिया जा सकता है जो भी फ्री हो। अज्यूमिंग कि आपके पास सिस्टम में दो अलग अलग हार्ड डिस्क हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को यूज करना है तो किसी भी प्रोसेस को कोई भी हार्ड डिस्क दे देगा कि अगर पहली वाली हार्ड डिस्क बिजी है तो दूसरी वाली दे दी। अब हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क है, काम तो वही करना है। तो कोई भी प्रोसेस जो है उसको अगर एक रिसोर्स चाहिए हार्ड डिस्क, तो जो भी रिसोर्स उस रिसोर्स का एक इंस्टेंस फ्री रहेगा वो मिल जाएगा। इज समथिंग लाइक कि दो बैट है मेरे घर में, मुझे दो बैट में से एक बैट चाहिए, कोई भी बैट में ले लूंगा और खेलना शुरू कर दूंगा। आई विल नॉट चूज कि मुझे यही चाहिए या वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेम एग्जैक्टली सेम टाइप के दो रिसोर्सेस हैं। तो उन्हें आप फिर दो अलग अलग रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं मानोगे। तो अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं रिसोर्स के तो आप उनको ऐसे डॉट के साथ रिप्रेजेंट करोगे। दिस सेज दैट वी हैव थ्री इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स R1। तो R1 एक रिसोर्स है जिसके तीन इंस्टेंस है, एक जैसे इंस्टेंस है।
एक जैसे इंस्टेंस है जिनमें से कोई भी किसी प्रोसेस को मिल सकता है, जो भी मिलेगा प्रोसेस का काम आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब समझते हैं आगे, ग्राफ बना के देखते हैं। तो एक ग्राफ में एग्जांपल देता हूं। व्हेन ऑल रिसोर्सेस हैव सिंगल इंस्टेंस, अगर सारे के सारे रिसोर्स के सिंगल सिंगल ही इंस्टेंस हैं, तो आपको ऐसा डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सिर्फ ऐसा बॉक्स बना सकते हैं। सो हाउ डज इट वर्क? लेट्स अज्यूम मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, एक है P1, एक है P2, एक है P3 और एक है P4। ये 4 प्रोसेसेस हमारे पास हैं और हमारे पास में 3 रिसोर्सेस हैं, एक R1 है, R2 है, R3 है, चलो 4 मान लेते हैं, R4 भी है। ठीक है, अब अज्यूमिंग कि ये जो R3 रिसोर्स है ये P1 को अलोकेटेड है और R1 रिसोर्स भी P1 को अलोकेटेड है। P1 किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, तो अलोकेशन कहां से जाएगा? रिसोर्स से किस तक? प्रोसेस तक। रिसोर्स से प्रोसेस तक गया, मतलब कि ये एज क्या दर्शा रही है? अलोकेशन। रिसोर्स P1 के पास है, P1 ने उसको लेके रखा हुआ है। अब मान लेते हैं P2 को भी R3 चाहिए। अब R3 तो है नहीं, तो P2 उसकी रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट एज कहां से कहां जाएगी? यहां से यहां। P2 से R3 गया, इसका मतलब P2 को R3 चाहिए। P2 रिक्वेस्टेड फॉर R3। अब वो वेटिंग में है कि R3 जब फ्री होगा तो P2 को मिलेगा। चलिए, P2 को एक R2 भी चाहिए, तो उसके लिए भी वेट किया। R4 P2 के पास है, मान लेते हैं। P3 को R4 चाहिए, तो वेट कर रहा है। और P4 जो है उसको भी R2 चाहिए, तो वेट कर रहा है। समथिंग लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। अब R2 रिसोर्स अभी किसी के पास है नहीं, तो हो सकता है बाद में किसी को मिल जाए। ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? जो एज रिसोर्स से प्रोसेस तक जा रही है, उसका मतलब है कि ये रिसोर्स ऑलरेडी P1 के पास अलोकेटेड है। ये रिसोर्स इसके पास अलोकेटेड है। जो प्रोसेस से रिसोर्स तक जा रही है, दैट मींस ये रिक्वेस्ट में है। ठीक है, अगर यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल में एक से ज्यादा इंस्टेंस होते तो कैसे बनाया गया जाता डायग्राम? व्हेन रिसोर्सेस हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो अगर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, एक से ज्यादा, तो फिर डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे? आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक रिसोर्स है R3 जिसके 2 इंस्टेंस हैं, R4 हैं जिसके 3 इंस्टेंसेस हैं, R1 का सिर्फ एक ही है और R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं। प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4। चलिए समझते हैं। एक इंस्टेंस R3 का P1 को अलोकेटेड है और एक इंस्टेंस P2 को अलोकेटेड है। ठीक है, तो अब अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो जो ये अलोकेशन वाली एज जाएगी, ये कहां से कहां जाएगी? ये इंस्टेंस से प्रोसेस की तरफ जाएगी। इंस्टेंस से प्रोसेस की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां पे भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंस R4 का P2 के पास है, एक P4 के पास है, दैट्स इट। P3 इस एक इंस्टेंस इसके लिए वेट करती है, एक इसके लिए वेट करती है। अब देखो, वेटिंग वाली एज या रिक्वेस्ट वाली एज जो है वो सिर्फ रिसोर्स तक जाएगी, इंस्टेंस तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोई भी एक इंस्टेंस जो फ्री रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट कराएगा। कौन सा वाला अलोकेट होगा ये ओएस जानेगा। प्रोसेस रिक्वेस्ट रेज करेगी कि मुझे R4 का एक इंस्टेंस चाहिए, बस। कौन सा वाला चाहिए ये थोड़ी बताएगी मेरे को यही वाला चाहिए, क्योंकि तीनों समान हैं, एक जैसे हैं, इसलिए वो एक ही रिसोर्स के इंस्टेंस में काउंट हुए हैं।
तो इसमें से कौन सा मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ ओएस डिसाइड करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट जब जाएगी तब सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स तक जाएगी, इंस्टेंसेस तक नहीं। आई बात समझ में? यहां पे अज्यूम की एक सिंगल वाला जो इंस्टेंस है वो P3 को अलोकेटेड है, P4 जो है ये वाला P4 को अलोकेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट एज है, मान लो P1 को R1 का एक इंस्टेंस चाहिए तो P1 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट की यहां, पर वो इंस्टेंस तक नहीं जाएगी रिक्वेस्ट एज। तो जो इंस्टेंस अलोकेटेड है वो एज जाएगी इंस्टेंस से लेके प्रोसेस तक। पर अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के एक इंस्टेंस के लिए वेट कर रही है तो वो जो एज जाएगी वो प्रोसेस से रिसोर्स तक जाएगी, इंस्टेंस तक नहीं। सर अगर ऑक्यूपाइड है तो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है, वो रिक्वेस्ट वेटिंग में रहेगी जब तक वो फ्री ना हो जाए। जब तक वो रिसोर्स फ्री ना हो जाए वो रिक्वेस्ट वेटिंग में रहेगी, जब फ्री हो जाएगा रिसोर्स तब वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो ग्राफ था ताकि हमें पता चले कि ग्राफ समझ के कि कौन सा वाला इंस्टेंस किसके पास है और किसके लिए वेटिंग चल रही है एटसेट्रा। चलिए अब क्या है डेडलॉक की होने की नेसेसरी कंडीशन। व्हाट डज इट मीन? अगर डेडलॉक हम बोलेंगे कि होगा तो डेडलॉक होने की ये 4 कंडीशंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, और ये चारों की चारों सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कंपल्सरीली। R1 में तो इंस्टेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। बट देखो अगर ऐसा है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो आप एक सिंगल डॉट लगा के और दिखा सकते हो रोहित, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसे दिखा भी दोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो एनी इशू। वापस आते हैं। डेडलॉक कैन अकर ओनली व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। लक्ष्य ओएस को ही पता होता है कि कौन सा इंस्टेंस इस प्रोसेस को देना चाहिए, इसीलिए प्रोसेस सिर्फ ये बोलती है कि मुझे R1 का या R2 का या R3 का या R4 रिसोर्स का एक इंस्टेंस दे दो। कौन सा प्रोसेस खुद नहीं बताएगी कि ये वाला ही इंस्टेंस चाहिए, ओएस देगा, जो मिल जाएगा दे देगा। इसीलिए इंस्टेंस तक लाइन नहीं जाती या वो एज नहीं जाती। चलिए अब ये 4 कंडीशंस क्या हैं समझते हैं क्विकली। इन 4 कंडीशन को समझने के पहले मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं डेडलॉक का। आपको ये डेडलॉक का एग्जाम्पल जो है वो समझ में आएगा और उससे एक आइडिया लगेगा कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक कैसे हो रहा है। मान लो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, एक है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3। अब P1 प्रोसेस जो है उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए 2 रिसोर्सेस की जरूरत है, एक है हार्ड डिस्क, दूसरा है प्रिंटर। अब हार्ड डिस्क इसको फ्री मिला तो इसने हार्ड डिस्क को एक्वायर कर लिया, इसके पास हार्ड डिस्क अलोकेटेड है, पर प्रिंटर फ्री नहीं था। तो ये प्रिंटर के लिए वेट करेगा कि जब प्रिंटर फ्री हो जाएगा तो मेरा एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। अब इसको प्रिंटर क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रिंटर अभी किसी दूसरी प्रोसेस के पास अलोकेटेड है, वो है P2। तो P2 के पास प्रिंटर है पर वो P2 ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि P2 को प्रिंटर के साथ कीबोर्ड चाहिए। अब ये कीबोर्ड जो है वो फ्री नहीं है तो ये कीबोर्ड के लिए वेट करेगा। लेट्स अज्यूम अब क्या, तो प्रिंटर चाहिए, कीबोर्ड के लिए वेटिंग है। और कीबोर्ड के लिए वेटिंग क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड जो है P3 प्रोसेस के पास है। अब ये P3 प्रोसेस जो है वो कीबोर्ड के लिए वेटिंग तो कर रहा है, कीबोर्ड होल्ड करके तो रखता है, बट इसको कीबोर्ड के साथ हार्ड डिस्क भी चाहिए। अब हार्ड डिस्क इसके पास है नहीं, क्यों? क्योंकि ये हार्ड डिस्क तो P1 के पास में अलोकेटेड है, तो ये हार्ड डिस्क के लिए वेट करेगा। ये है मेन मुद्दा। डेडलॉक है, जी हाँ है। P1 आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसको प्रिंटर नहीं मिल रहा, P2 आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि कीबोर्ड नहीं मिल रहा, P3 आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि तीनों किसी 3 अलग अलग प्रोसेस के पास में है, डेडलॉक हो गया।
प्रोसेस चॉइस कर सकती है ना जब इंस्टेंस फ्री हो। क्रिश, यहाँ पे प्रोसेस कभी भी ये नहीं बताएगी कि मुझे इस रिसोर्स का यही वाला इंस्टेंस चाहिए। एक रिसोर्स अगर है, इसके 3 इंस्टेंस हैं, तो यही वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, प्रोसेस नहीं बताती। प्रोसेस खाली बोलती कि मेरे को R4 का एक इंस्टेंस चाहिए। ओएस को पता है कि ये फ्री है, तो वो ओएस जो भी फ्री इंस्टेंस है उस रिसोर्स का वो प्रोसेस को दे देता है। बट कभी ओएस के अलावा प्रोसेस नहीं बताएगी कि मुझे यही वाला इंस्टेंस चाहिए, चाहे फ्री हो तो भी, नहीं हो तो भी। अब सुनो, यहां डेडलॉक है। जी हाँ, P1 के पास हार्ड डिस्क है, प्रिंटर के लिए वेट करेगा क्योंकि प्रिंटर P2 के पास है। P2 प्रिंटर रख के और कीबोर्ड के लिए वेट करेगा। कीबोर्ड के लिए वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि कीबोर्ड P3 के पास है। P3 कीबोर्ड रख के हार्ड डिस्क के लिए वेट करेगा क्योंकि हार्ड डिस्क P1 के पास है। अब देखिए जरा, यहाँ पे डेडलॉक है, हाँ जी है, पर डेडलॉक होने के लिए हमारे पास ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब ये वाला जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ना बॉस, इसकी डेफिनेशन वैसी ही है जो हमने सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ी थी, पर यहां में और वहां में थोड़ा अंतर है। किस चीज का अंतर है? इस बात का कि यहां किस बात की म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की हुई है और वहां किस बात की म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की हुई है। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक वर्ड है तो हर जगह एक जैसा ही काम करेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि एट ए टाइम कोई एक यूज करे। किसको? यह भी तो पता होना चाहिए ना। मैंने अगर बोला कि मेरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूशन चाहिए या यूसेज चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं, मुझसे पूछोगे नहीं सर किस चीज का, पूछोगे ना। वहां पे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस चीज का देते थे कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने के टाइम पर एट ए टाइम कोई प्रोसेस, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन करे। इस चीज का म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें चाहिए था कि जो क्रिटिकल सेक्शन था जिसमें कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस होता था, अगर ये एक प्रोसेस उस शेयर्ड वेरिएबल पे काम कर रही है तो दूसरी प्रोसेस उस पे काम ना करे जब तक कि ये बाहर ना आ जाए। वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन किस चीज का था? वो क्रिटिकल सेक्शन का था। यहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब मैंने बोला तो वो किस चीज का रहेगा? रिसोर्स का रहेगा। किस चीज का रहेगा? रिसोर्स का। अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। अंतर है दोनों में, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहां पे जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो किसका है? यूसेज ऑफ रिसोर्स, किसी एक रिसोर्स के यूज का। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी एक प्रोसेस अगर एक रिसोर्स को यूज कर रही है या करना चाहती है तो दूसरी प्रोसेस उसी टाइम पर उसी रिसोर्स को यूज नहीं कर सकती। इट इज समथिंग लाइक कि अगर P1 के पास हार्ड डिस्क है, इसने होल्ड करके रखी है हार्ड डिस्क, P1 हार्ड डिस्क को यूज कर रहा है, तो जब P1 के पास प्रोसेस के पास हार्ड डिस्क है तो उसी टाइम पर दूसरी प्रोसेस हार्ड डिस्क एक्सेस नहीं कर सकती और नहीं कर पाएगी। समथिंग लाइक अभी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू? एक OBS स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू। तो इस OBS स्टूडियो नाम के सॉफ्टवेयर के पास में मेरा कैमरा का और माइक का एक्सेस है बॉस। कैमरा और माइक का एक्सेस OBS स्टूडियो के पास है जिसके थ्रू मेरा लेक्चर आप तक पहुंच पा रहा है। अब मैं अगर ये लेक्चर लाइव चलते चलते जूम या गूगल मीट ओपन करूं और वहां पे वीडियो कॉल पे कैमरा ओपन करने की कोशिश करूंगा तो कैमरा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि बॉस कैमरा का फीड और माइक्रोफोन का फीड एक बार OBS सॉफ्टवेयर को दे दिया तो जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक कैमरा यूसेज जो है दूसरी ऐप में नहीं जा पाएगा। ना जूम कॉल पे मैं यूज कर पाऊंगा, ना गूगल मीट पे, ना ही किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको खोल पाऊंगा। तो जो जूम कॉल है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कैमरा नहीं मिल रहा। क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है रिसोर्स के यूज का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है रिसोर्स के यूज का,
कि एक बार अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को अलोकेटेड है तो जब तक वो यूज में है दूसरी प्रोसेस उसको यूज नहीं कर पाएगी। मतलब क्या सर? मतलब ऐसा कि आप फिर से वही समझो, प्रोसेस P1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, सीपीयू पे चलाया, अपना कोड चलाया, जी हां इसके पास कैमरा है वो कैमरा यूज कर सकती है, यस। P2 प्रोसेस पीएम P1 थोड़ी देर के लिए प्रीएम्प्ट हुई, हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है यार, प्रीएम्पशन तो बिल्कुल मुमकिन है। P2 को सीपीयू मिला, इसने कैमरा एक्सेस करने की कोशिश की, तो बोलेंगे भैया कैमरा अभी नहीं मिल रहा, जब तक ये P1 छोड़ेगा नहीं कैमरा तब तक आपको कैमरा नहीं मिलेगा। तो P2 एग्जीक्यूट हो सकती है पर इसको कैमरा नहीं मिल रहा, रिसोर्स वो नहीं मिल रहा जो दूसरों के पास है। तो एट ए टाइम कोई भी एक रिसोर्स या रिसोर्स का एक इंस्टेंस एक प्रोसेस ही यूज कर पाएगी, एक से ज्यादा नहीं। तब डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी, डेडलॉक की सिचुएशन तब बनेगी। तो यहां पे मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को लिख देता हूं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक नेसेसरी कंडीशन है, होनी ही होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? एट ए टाइम वन रिसोर्स इज यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस। अगर ऐसा है तो ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, और तो ही क्या होगा, तो ही, अरे, डेडलॉक हो सकता है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना रहे तो डेडलॉक नहीं बन सकता। कैसे? ये देखो जरा, अगर ये हार्ड डिस्क अगर दो प्रोसेसेस को एक साथ यूज करने दे दी कि भैया P1 यूज कर रहा है, हां P3 तुम भी इस हार्ड डिस्क को यूज कर लो, चलेगा, एक साथ कर ले हुए चलेगा, बिल्कुल कर लो। तो अगर P1 और P3 दोनों एक साथ हार्ड डिस्क को यूज कर पाते तो फिर P1 भी होल्ड करता उसको और P3 भी होल्ड करता उसको, तो P3 फिर वेटिंग में ही नहीं रहता, P3 वेटिंग में ही नहीं रहता, क्योंकि P3 को हार्ड डिस्क चाहिए, वो तो इसके साथ में वो शेयरिंग में यूज कर सकती थी। अब यहां केस ये है ना बॉस कि अगर P1 को, अब P3 को हार्ड डिस्क भी मिल गया, कीबोर्ड भी मिल गया, तो P3 तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाती, वेटिंग ही नहीं करती। अगर एग्जीक्यूट पूरा हो जाती तो जब भी इसका एग्जीक्यूशन फिनिश होता ये कीबोर्ड को रिलीज कर देती। ये कीबोर्ड किसको मिलता? P2 को मिलता। ये P2 जो है वो कीबोर्ड लेके, प्रिंटर लेके एग्जीक्यूशन करता और फिर P2 प्रिंटर रिलीज कर देता, प्रिंटर रिलीज करता तो P1 भी एग्जीक्यूट हो जाता। तो अगर एक रिसोर्स एट ए टाइम दो प्रोसेसेस को यूज करने अलाउ कर दिया तो डेडलॉक ही नहीं होगा ना, प्रोसेस फंसेगी ही नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जरूरी है ना। कल का आपको डाइनिंग फिलोसोफर एग्जाम्पल याद है? डाइनिंग फिलोसोफर में आप याद करो कि एक फोक एट ए टाइम एक ही पर्सन यूज कर सकता था, अगर उसने उठा ली तो दूसरे वाले को उसको यूज करने नहीं मिलेगा, वो वेट करेगा। पर मान लो अगर इसने खाया और वो भी इसी चम्मच से उसी टाइम खाता रहे, तो फिर शेयरिंग अगर अलाउड कर दोगे एट ए टाइम सेम टाइम पे, तो ऑफकोर्स डेडलॉक तो रहेगा ही नहीं। तो अगर एक फोक जो है दो पर्सन के बीच में है और ये दोनों पर्सन इसको एक साथ यूज कर पा रहे हैं, तो कोई पर्सन वेटिंग में रहेगा ही नहीं, डेडलॉक होगा नहीं। तो रिसोर्स का म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो हमारा वन ऑफ द फोर रीजंस है या नेसेसरी कंडीशन है कि डेडलॉक होना है तो रिसोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली एक्सेस होंगे। अब किन्हीं महानुभाव ने यहां पे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लिखा था, और ये क्वेश्चन जो है मैं आंसर नहीं करूंगा, कैन अ सिंगल इंस्टेंस इज अलोकेटेड टू मल्टीपल प्रोसेसेस एट ए टाइम। जो इतनी देर से मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अगर वो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता नहीं है मेरी तरफ से, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो बॉस आपको ये लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा शुरुआत से। दूसरी चीज, होल्ड एंड वेट। तो इन जनरल भी देखो एक प्रोसेस को ही एक रिसोर्स का अलोकेशन मिलता है,
तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है। ऐसा ही होता है, रिसोर्सेज शेयर्ड नहीं होते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर्ड एट ए टाइम तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एट ए टाइम अगर हार्ड डिस्क किसी एक प्रोसेस के पास है तो जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा वो हार्ड डिस्क छोड़ेगी नहीं। दूसरी प्रोसेस को हार्ड डिस्क उस टाइम पे तो नहीं मिलेगी जब तक वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। जितनी भी डेडलॉक्ड प्रोसेसेस हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कि ये डेडलॉक में फंसी हुई हैं, हर एक प्रोसेस को एक रिसोर्स होल्ड करना होगा और किसी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हर एक प्रोसेस या तो होल्ड भी करेगी और वेट भी करेगी तो ही डेडलॉक में रहेगी, वरना नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ईच डेडलॉक्ड प्रोसेस must hold at least one resource and should wait for at least one resource। डेडलॉक होने के लिए होल्ड एंड वेट दोनों जरूरी है। आप देख सकते हो यहां पे जितनी भी तीन प्रोसेस को हमने डेडलॉक में यहां फंसाया है, तीनों ने एक प्रोसेस को होल्ड किया, एक रिसोर्स को होल्ड किया है और एक रिसोर्स के लिए वेट किया है। मान लो अगर इनमें से कोई एक भी ऐसी प्रोसेस होती जो सिर्फ होल्ड होल्ड करती, वेट नहीं करती। मान लो कि ये जो प्रोसेस है P3, इसको हार्ड डिस्क की जरूरत है ही नहीं, इसको वेटिंग है ही नहीं। अगर हार्ड डिस्क की इसको जरूरत नहीं है, वेटिंग नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि P3 अगर वेट नहीं कर रही है किसी भी रिसोर्स का, तो P3 जो होल्ड करती है रिसोर्स, उससे एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सकती है। P3 आगे बढ़ेगा, अगर P3 पूरा आगे बढ़ेगा तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। खत्म होने के बाद कीबोर्ड रिलीज करेगा। कीबोर्ड किसको मिल जाएगा? P2 को। P2 एग्जीक्यूशन कर लेगा और उसको प्रिंटर रिलीज करेगा। प्रिंटर फिर P1 को मिल जाएगा। काम खत्म, काम खत्म। ठीक है। मान लो कि P3 जो है वो कीबोर्ड को होल्ड नहीं करता है, तो एक प्रोसेस लेट्स से सिर्फ वेट वेट कर रही है, होल्ड नहीं कर रही कुछ। अगर ये प्रोसेस होल्ड नहीं कर रही तो एक रिसोर्स ऐसा है ना जो फ्री है, कीबोर्ड कोई होल्ड नहीं कर रहा है, हाँ, तो ये वेटिंग खत्म हो जाएगी P2 की। कीबोर्ड अगर किसी के पास है नहीं तो P2 को कीबोर्ड मिल जाएगा, मिलेगा, एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, प्रिंटर रिलीज करेगा, वो P1 को मिलेगा, हार्ड डिस्क P1 रिलीज करेगी तो P3 को मिल जाएगी, काम खत्म। मतलब कि डेडलॉक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जितनी भी प्रोसेस डेडलॉक्ड हैं, उन सारी प्रोसेसेस को कम से कम एक रिसोर्स को होल्ड करना जरूरी है और एक रिसोर्स पे वेट करना जरूरी है। अगर प्रोसेस कोई ऐसी है जो खाली वेट करती है या खाली होल्ड करती है तो फिर डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनेगी। डेडलॉक की कंडीशन फिर नहीं बनेगी। ठीक है। होल्ड मींस लॉक ना। होल्ड का मतलब है कि वो प्रोसेस को ये रिसोर्स अलोकेट हो चुका है। अब ये रिसोर्स वाली बात है, वो वाले लॉक वाली बात नहीं है जो पहले था। वो शेयर्ड वेरिएबल और सिंक्रोनाइजेशन में था लॉकिंग सिस्टम। यहां पे ये P2 को R4 नाम का रिसोर्स चाहिए था, उसने OS को बोला मुझे R4 चाहिए, OS ने उसको अलोकेट करा दिया। तो P2 ने R4 नाम के रिसोर्स को एक्वायर कर लिया। कैसे? OS ने दिया है इसलिए। दैट इज व्हाट यूज। होल्डिंग मींस यूजिंग दैट रिसोर्स। क्यों उसको मिला? क्योंकि OS ने दिया। सो होल्ड और वेट दोनों जरूरी है। ठीक है। थर्ड है नो प्रीएम्पशन। तुम फिर से याद रखो, ये प्रीएम्पशन किसका? रिसोर्स का प्रीएम्पशन है, प्रोसेस का सीपीयू से प्रीएम्पशन नहीं है। प्रोसेस का सीपीयू से प्रीएम्पशन वाली बात नहीं है। कोई प्रोसेस सीपीयू पे प्रीएम्प्ट हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। सीपीयू पे प्रीएम्प्ट हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। रिसोर्स नहीं छोड़ेगी। रिसोर्स जो है वो नहीं छोड़ेगी।
नो प्रियम्पशन जो है, प्रियम्पशन ऑफ रिसोर्स की बात है यहां पे। एक बात बताता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल कल वाला बैट बॉल वाला एग्जाम्पल पता है आपको? बैट बॉल वाला एग्जाम्पल याद है कि आप और आपका सिबलिंग, हम उम्र भाई बहन जो भी आपके बराबर की एज के हैं, दोनों स्कूल से घर जाते हैं, आपके हाथ में बल्ला है, आपके भाई बहन के हाथ में बॉल है, अब उसको अपने दोस्तों के साथ खेलना है, आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है। इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है कि मैं बैट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली खुद यूज करना चाहता हूं, शेयर नहीं कर सकता इस भाई बहन के साथ में। आपके भाई बहन का भी सेम एग्जैक्टली सेम केस है कि इसके साथ में मेरे को बैट बॉल शेयर नहीं करनी है, मेरे को अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज करना है, इसलिए डेडलॉक हुआ है ना। होल्ड भी किया, वेट भी किया, मेरे हाथ में बैट है, होल्ड कर रहा हूं बैट, बॉल के लिए वेट कर रहा हूं। मेरा भाई बहन बॉल होल्ड करके बैट के लिए वेट कर रहा है। अब नो प्रियम्पशन का केस ऐसा है कि आपको अलाउड नहीं है कि आपने जोर से बल्ला घुमाया, दिया टांग में आपके भाई के या बहन के, उसने बॉल फेंक दी दूर जाके, जा मर खेल, और चले गया मम्मी मम्मी करता हुआ, तो आप जबरदस्ती उससे बॉल छुड़वा नहीं सकते। अगर आप जबरदस्ती उससे बॉल छुड़वा लोगे बल्ला मार के, तो डेफिनेटली फिर डेडलॉक नहीं बचेगा। तो यहां पे ये केस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि बेटा जी अगर इसको तुमने हाथ भी लगाया तो फिर मम्मी और पापा जो WWE की लड़ाई हमसे लड़ेंगे, ये मार खाएगा इत्तू सी, और मम्मी को दिखाएगा इतना मार दिया, देखो मम्मी यहां भी लग गई, यहां भी लग गई, यहां भी लग गई, 5 मारी इसने, 10 मारी, और फिर तुम्हारी मम्मी उसका ट्रिपल 4 गुना जो है तुमको पीटेंगी। दैट इज द रेगुलर का मतलब, छोटे भाई को तुमने हाथ भी नहीं लगाया, दूर से खाली ऐसे शो कर दिया, तो इतने में तो बस फिर तुम्हारा छोटा भाई बहन जो है वो तुम्हारी बराबरी से चुगली करके आएगा। फिर तुम पिटे, और ऐसे पिटोगे ऐसे पिटोगे, तुमको भी शक होगा मैं आप ही का बच्चा हूं, इतना जो तुम हमें पीट रहे हो, क्या गुनाह हमने ऐसा कर दिया है, आप ही का हूं या कहीं और का हूं, है ना। यस। अच्छा नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, जस्ट बिकॉज मैं सबसे छोटा बच्चा था घर का, बिना पैसे का नौकर। हाँ, ऐसा। चलो अभी बात करते हैं यहां पे कि नो प्रियम्पशन का मतलब क्या है। नो प्रियम्पशन का मतलब है कि कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस का हेल्ड रिसोर्स को जबरदस्ती छुड़ा नहीं सकती। कि P1 ने P2 के पास एक रिसोर्स है, होल्ड किया हुआ प्रिंटर, उसको जबरदस्ती छुड़ा लिया, छीन लिया, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन होता तो डेडलॉक होता ही नहीं। P1 जबरदस्ती P2 से प्रिंटर छुड़ा लेता, आगे एग्जीक्यूशन कर देता, हार्ड डिस्क छोड़ता तो P3 आगे बढ़ता, ये हार्ड डिस्क कीबोर्ड इसको मिल जाती, और प्रिंटर भी यहां से छूट जाता, तो P2 भी एग्जीक्यूट हो जाता। अल्टीमेटली डेडलॉक नहीं रहता। तो नो प्रियम्पशन ये कहता है कि एक प्रोसेस के पास अगर कोई रिसोर्स है ऑलरेडी, तो दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को जबरदस्ती छीन नहीं सकती। ओएस भी नहीं छीन सकता और ना ही प्रोसेस छीन सकती है, हम छीनने देंगे ही नहीं। ओएस भी खुद नहीं छीनेगा, नहीं प्रोसेस छीनेगी। मतलब अगर मैंने बोला कि पापा यार मेरे को बैटिंग करनी है, मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाना है, इससे बॉल दिला दो, या आपका भाई बोल देगा या बहन बोल देगी कि इससे बैट दिला दो, पापा मम्मी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे घर के, अगर उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ी देर के लिए इनको बैट दो, तो आपको देना ही पड़ेगा। पर ये ऑप्शन जो है वो ओपन भी नहीं है, पापा मम्मी भी बैट बॉल नहीं दिला सकते एक दूसरे को। मतलब कि कुल मिला के ना मैं बैट छोड़ रहा हूं, ना वो बॉल छोड़ रहा है, और ना ही पापा मम्मी के कहने पे हम एक दूसरे के बैट बॉल को छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। नो प्रियम्पशन, तो डेडलॉक तो होगा ही। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अ रिसोर्स विच इज allocated to a process can not be preempted। तो जो रिसोर्स किसी प्रोसेस को अलोकेटेड है, वो जबरदस्ती प्रीएम्प्ट नहीं करना है, वरना फिर डेडलॉक की सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर प्रीएम्पशन हो गया तो डेडलॉक नहीं रहेगा। ठीक है। लास्ट वन इज सर्कुलर वेट। जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो डेडलॉक्ड हैं, उनको एक दूसरे के एग्जीक्यूशन का वेट सर्कुलर मैनर में करना है, साइकिल में।
निशु तुम स्पॉइलर, बेटा निशु जी से और कुछ होता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हमने तो उनको बहुत रोस्ट किया क्लास में कि कुछ गेट की एग्जाम में भी करके दिखाओ, पर वहां जाके कुछ हो नहीं रहा है तो यहीं पे करेंगे। अब जितना आता है उतना बताएंगे तो सही, है ना। तो ये क्या बात हुई सर्कुलर मैनर में, देखो P1 जो है एक ऐसे रिसोर्स प्रिंटर के लिए वेट कर रहा है जो P2 के पास है। तो अल्टीमेटली ना P1 प्रोसेस P2 के फिनिश होने का वेट कर रहा है। P1 जो है P2 के फिनिश होने का वेट कर रहा है कि P2 फिनिश हो, प्रिंटर छोड़े तो मैं यूज करूं। P2 कीबोर्ड के लिए वेट कर रहा है जो P3 के पास है। तो P3 फिनिश होगा तब जाके कीबोर्ड रिलीज होगा, P2 को मिलेगा। तो अल्टीमेटली P2 इज वेटिंग फॉर P3। सिमिलरली P3 जो है वो हार्ड डिस्क का वेट कर रहा है। हार्ड डिस्क किसके पास है, P1 के पास। तो P1 जब फिनिश होगा, हार्ड डिस्क छोड़ेगा तो P3 को मिलेगा। तो P3 इज वेटिंग फॉर P1। देखो एक दूसरे के लिए सर्कुलरली वेट कर रहे हैं। P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 वेट कर रहा है P3 का, P3 वेट कर रहा है P1 का। सर्कुलरली साइकिल में तीनों की तीनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रही हैं, डेडलॉक होगा। अगर ये सर्कुलर मैनर में नहीं होता, मान लो अज्यूम करो कि यहां पे ये P3 प्रोसेस हार्ड डिस्क की जगह कैमरा के लिए वेट कर रही होती, तो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया है सारी डिवाइसेस पे। यस, होल्ड एंड वेट भी है सारी डिवाइसेस या सारी प्रोसेस एक एक रिसोर्स के लिए होल्ड भी कर रही है, वेट भी कर रही है, होल्ड भी कर रही है, वेट भी कर रही है। प्रीएम्पशन भी अलाउ नहीं किया, पर सर्कुलर वेट नहीं है। देखो यहां पे क्यों नहीं है, P3 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है कैमरा जो P1 के पास नहीं है। तो P3 को कैमरा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि कैमरा तो किसी के पास है ही नहीं ना हेल्ड। तो P3 को कैमरा मिलेगा। यस, इसका मतलब है कि P3 इज नॉट वेटिंग फॉर P1 प्रोसेस का रिसोर्स। तो वेट सर्कुलर मैनर में नहीं है। P1 को P2 का एक रिसोर्स चाहिए प्रिंटर, P2 को P3 का एक रिसोर्स चाहिए कीबोर्ड, बट P3 को P1 का रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई और रिसोर्स चाहिए कैमरा। और कैमरा अभी किसी के पास है नहीं। तो अगर कैमरा किसी के पास नहीं है तो P3 को मिल जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगी, कीबोर्ड छोड़ेगी, वो P2 को मिल जाएगा, P2 प्रिंटर छोड़ेगा, P1 को मिल जाएगा, तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्यों हो पाया ऐसा, क्योंकि वेटिंग एक दूसरे का जो था वो सर्कुलर मैनर में नहीं था। सर्कुलर मैनर में वेटिंग नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहां पे सर्कुलर वेट का मतलब क्या है, ईच प्रोसेस, आई शुड से डेडलॉक प्रोसेस, must wait for each other in circular manner. उत्सव जी, मैं देखता रहता हूं कि आप लोग जो टेस्ट में जो मार्क्स लेके आते हैं, किसको कितना क्या मार्क्स आ रहा है। अगले टेस्ट से मैं उनको खोल खोल के भी दिखाऊंगा जब भी तुम लिखोगे। सर P2 में कीबोर्ड वेटिंग में है और P3 कीबोर्ड होल्ड किए हैं, तो P3 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्या। P3 एग्जीक्यूट इस केस में तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास हार्ड डिस्क के लिए वेटिंग है ना। P3 के पास हार्ड डिस्क वेटिंग है, कैसे आगे बढ़ेगा तुम बताओ। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में भी यही हो रहा था। एग्जैक्टली exactly. पहले रैंक शो होता था, अभी मुझे नहीं पता बेटा, टेक चेंजेस होंगे कुछ बैकग्राउंड पे। रैंक से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने मार्क्स पे कंसंट्रेट करो और अपने जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो गलतियां तुम करते हो उनको आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट टाइम जो है ध्यान रखो। अब आज के बाद, आज खत्म होने के बाद, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग जो संडे हुआ था उसको टेस्ट दे सकते हो। सर टेस्ट में 60% से ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है गलती कर रहे हो, उन गलतियों को मार्क करो और अगर कोई कॉमन मिस्टेक है तो उसको ओवरकम करो। हर बार एक नया टॉपिक का टेस्ट देते हो तो रिपीट मोड में तुम अपनी गलतियां उसी टॉपिक से तो नहीं सुधार सकते, बट उस टॉपिक का नाम लिख लो जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे,
ताकि जब आखिरी में जब रिवीजन करोगे या और प्रैक्टिस करोगे तो उस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान दे पाओ। चलो अभी समझो जरा यहाँ पे। नाउ 26 बैच, आई वांट टू राइट गेट इन 25 ऑल्सो, शुड आई परचेस टेस्ट सीरीज नाउ? परचेस करके रख लो, सस्ती मिलेगी अभी। जितनी जल्दी परचेस करोगे ना उतना सस्ता मिलेगा। चलो अब अगर डेडलॉक होता है तो डेडलॉक तो डेडली सिचुएशन है कि प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर प्रोसेसेस आगे नहीं बढ़ेंगी तो उनका जो रिस्पॉन्स है यूजर को नहीं मिलेगा। अब यूजर जो है वो क्लिक कर करके माउस पे या कीबोर्ड पे टक 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 करके और सिस्टम को और बिजी कर देगा, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। स्क्रीन फ्रीज क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पा रही। यूजर को बड़ी परेशानी होगी इस टाइम पे। तो क्या हम डेडलॉक को से रिकवर करने की कोशिश करेंगे? हाँ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डेडलॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? जी हाँ। तो कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन कहता है कि ओएस कुछ ऐसा इंतजाम करे, कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन करे सिस्टम का कि डेडलॉक कभी हो ही ना। मेक श्योर दैट डेडलॉक नेवर अकर्स। अगर डेडलॉक कभी होगा नहीं तो इसमें दो अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। एक तो डेडलॉक प्रिवेंशन आता है और एक डेडलॉक अवॉइडेंस आता है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस दोनों में क्या होता है हम वन बाय वन एक एक करके आगे देखेंगे। तो दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। किस चीज के लिए? कि डेडलॉक कभी होने ही नहीं देंगे। दूसरा है अलाउ डेडलॉक, डिटेक्ट एंड रिकवर। दूसरी चीज होती है कि डेडलॉक पहले अलाउ करो, फिर उसको डिटेक्ट करो और रिकवर करो। ठीक है। तो यहां सेकंड सॉल्यूशन क्या कहता है कि डेडलॉक हो जाएगा, होने दो। जब हो जाएगा तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तीसरा होता है कि प्रिटेंड दैट देयर इज नो एनी डेडलॉक। प्रिटेंड ये करेंगे कि डेडलॉक है ही नहीं। होगा तो भी ओएस ये सोचेगा कि डेडलॉक कभी होगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रिच सॉल्यूशन। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है, जिसका नाम होता है शुतुरमुर्ग हिंदी में। वो क्या करता है ना, कभी कोई चैलेंज या कोई परेशानी आती है तो वो क्या करता है, अपना सिर जो है जमीन में गाड़ लेता है ना। हाँ जी, एक बर्ड होती है, वो क्या करता है, जमीन में गाड़ लेता है। किसका? अपना सिर ऐसे करके जमीन में कर देता है, आंखें बंद कर देता है। अब नहीं दिखेगा मतलब कोई परेशानी ही नहीं है। इस उसका जो सॉल्यूशन है या उसका जो तरीका है प्रॉब्लम से लड़ने का, वो क्या है कि वो आंखें बंद कर लेता है। उसको कोई दिख नहीं रहा है मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। वैसा ही सिस्टम है ये। किस चीज का? ये प्रिटेंड दैट देयर इज नो एनी डेडलॉक एट ऑल। जो हमारे करंट मॉडर्न डे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें ये इंप्लीमेंट होता है। आप अपने आसपास ना तीन टाइप के लोग देखेंगे। डेडलॉक की जगह ले रहा हूं मैं हेल्थ। ठीक है। एक कुछ ऐसे लोग जो अपनी हेल्थ का अटमोस्ट ध्यान देते हैं, फिट एक्सरसाइज करते हैं, प्लस अच्छा फूड, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ताकि उन्हें बीमारियां कभी ना आए। दे ट्राई टू प्रिवेंट एंड अवॉइड द ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस। फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ठीक ठाक ध्यान देते हैं अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का। वो सोचते हैं ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, पर अगर उन्हें कोई बीमारी हो गई तो उसको डिटेक्ट कराते हैं और फिर उससे रिकवर भी करने की कोशिश करते हैं। मान लो छोटी मोटी कुछ इशू आ गया हेल्थ में तो डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये इशू है, फिर एक्सरसाइज करके या अच्छा हेल्दी खा के और उससे रिकवर कर लेते हैं। फिर आते हैं तीसरे टाइप के लोग, हमारे ज़माने के सारे लोग जितने भी लगभग कंट्री में, बाहर हर जगह पे, मतलब देश में, दुनिया में लोग हैं, वो हमको तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ज़िंदगी में। हमारे ओएस डेडलॉक फ्री नहीं होते, नहीं। हमारे ओएस जो हैं वो स्विच ये करता है कि डेडलॉक जो है हो जाएगा तो यूज़र निपटेगा, यूज़र सिस्टम रीस्टार्ट करेगा या किसी प्रोसेस को किल कर देगा अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से, तो अगर डेडलॉक्ड हो गई है तो, पर वो प्रोसेस निपटेगा। हमारा काम नहीं है, ओएस का काम नहीं है। चलिए, आफ्टर योर करियर स्टार्ट्स इन अ बेटर मैनर, यू विल बी इन द फर्स्ट केस ऑलवेज। अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन हैव, द लाइफ, द हेल्थ। अगर तुम्हारा शरीर ही नहीं चलेगा तो तुम क्या ही करियर बनाओगे, क्या ही पैसा कमाओगे और क्या ही कुछ कर लोगे, कुछ नहीं होना है।
चलिए बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में। नहीं, अरे डेडलॉक अवॉइडेंस कहां से आ गया, पहले प्रीएम्पशन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन ये क्या होता है, ये देखो, प्रिवेंट करना है हमें कहां से, डेडलॉक से। किस चीज को, सिस्टम को, कि डेडलॉक कभी हो ही ना, डेडलॉक कभी हो ही ना, इसके लिए सिस्टम को प्रिवेंट करना है। पर कैसे कर सकते हैं इसको, करने के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन करने के लिए सॉल्यूशन ये दिया गया कि एक काम करो, आप कुछ ऐसा ओएस बनाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिसोर्स का अलोकेशन है ओएस की तरफ से, वो कुछ ऐसा करवाओ कि इन चार में से कोई एक कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही ना हो। आप ओएस ऐसा बनाओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इस चीज का ख्याल रखे कि ये जो चार नेसेसरी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन कभी सेटिस्फाई ना हो, कभी भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो डेडलॉक कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चारों की चारों नेसेसरी कंडीशंस होल्ड करनी है, तभी डेडलॉक होगा, वरना नहीं। इनमें से एक भी फेल हो गई तो डेडलॉक नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन में कि ट्राई टू प्रिवेंट एट लीस्ट वन ऑफ फोर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। तो अगर चार नेसेसरी कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई होने से रोक दिया गया, try to prevent at least one of four necessary conditions for deadlock to occur। तो क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है। मान लो आपके शहर में एक बहुत शानदार कोई तो कॉन्सर्ट या एक पार्टी होने वाली है, और उस पार्टी में बहुत बहुत स्पेशल जो है गेस्ट को इनवाइट किया गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया गया है। वो पार्टी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है आपके टाउन या आपके होम टाउन या आपके शहर में, और आप चाहते हो कि वो पार्टी अटेंड करो। अब उस पार्टी में जाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है कि आपको इनवाइट आना चाहिए। अगर आपको इनवाइट आया है आपके नाम से और आपको इनविटेशन कार्ड आया है वहां से, तो ही आप उस पार्टी में जा सकते हो, वरना नहीं। एक चीज, और उस पार्टी को अटेंड करने की और भी कंडीशंस हैं। एक, इनविटेशन कार्ड आपके नाम का आना चाहिए। दूसरा, उसका एक स्पेशल ड्रेस कोड है कि वो ड्रेस कोड पहन के जाना है। स्पेशल शू है कि वही वाले टाइप के शूज पहन के जाने हैं। और स्पेशल टाइम है कि आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पर वहां पहुंचना है, वरना पार्टी अटेंड करने नहीं मिलेगी। अब वो जो पार्टी जो आप अटेंड कर रहे हो, वो पार्टी या आप अटेंड करना चाहते हो, उसमें आपको इनविटेशन नहीं आया। आपका इनविटेशन नहीं आया, पर आपका एक बेस्ट फ्रेंड या कह सकते हैं आपका एक रूममेट जो उसी सिटी में आप जिसके साथ रूम शेयर करते हैं, घर शेयर करते हैं या हॉस्टल का रूम शेयर करते हैं, वो उसको इनविटेशन आया। मान लो, अज्यूम करो कि आपके एक बेस्ट फ्रेंड को या आपके रूममेट को उसका इनविटेशन आया पार्टी का, आपको नहीं आया। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, जेलेसी नाम की एक बहुत सिंपल सी चीज हर किसी में होती है कि मेरे को अगर नहीं आया इनविटेशन तो मैं इसको भी नहीं जान दूं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप या तो उसका इनविटेशन कार्ड फाड़ के फेंक दो। एक कंडीशन, अगर इनविटेशन कार्ड ही नहीं रहेगा तो ये अटेंड नहीं करेगा, है ना। चार कंडीशन थी, इनविटेशन कार्ड, टाइमिंग, स्पेशल ड्रेस, स्पेशल शू। आप अगर इनविटेशन कार्ड छुपा दो या फाड़ के फेंक दो, जला दो, तो उसको इनविटेशन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, वो नहीं जा पाएगा। मान लो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका
दोस्त जानता है कि ये इनविटेशन कार्ड सिर्फ आप ही को पता है। अगर आपने कहीं छुपा दिया, जला दिया, तो उसको शक हो जाएगा कि ये इसने ऐसा किया है। आप अगर मान लो ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप उसको किसी चीज़ के लिए डिले कर दो, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ आ जा, वहाँ आ जा, ऐसा करके वो डिले कर दो, टाइम से वो डिले हो जाए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो उसकी ड्रेस खराब कर दो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो जूते खराब कर दो, लेस शूज़ के जो हैं कहीं छुपा दो, एटसेट्रा, कुछ भी शू से रिलेटेड कर दो। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, जो 4 कंडीशंस हैं उस पार्टी अटेंड करने की, उनमें से एक कंडीशन को उसको सेटिस्फाई मत होने दो ताकि वो पार्टी अटेंड ना करने चाहिए। नहीं, हम साथ में भी जाएंगे, बिना इनविटेशन कार्ड के एंट्री नहीं मिलती बेटा। ये वो वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे आप अच्छे कपड़े पहन के घुस गए और खाना खा लिया। ये बहुत हाई फाई पार्टी है जहाँ पे आपका नाम इनविटेशन कार्ड लिखा होता है, आपका कार्ड लेके जाना पड़ता है, नाम चेक कराना होता है, तब जाके एंट्री मिलती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा है कि डेडलॉक जो है वो प्रिवेंट अगर करना है तो 4 नेसेसरी कंडीशंस में से कोई एक नेसेसरी कंडीशन को आपको रोकना है, होने से रोकना है। अब अगर आपको 4 नेसेसरी कंडीशंस में से एक को होने से रोकना है तो किसको रोकेंगे? क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रोक पाएंगे? क्या होल्ड एंड वेट को रोकेंगे? नो प्रीएम्पशन को रोकेंगे? सर्कुलर वेट को रोकेंगे? किसको किसको हम प्रिवेंट करें ताकि डेडलॉक ना हो? तो एक एक करके साइंटिस्ट ने सबकी एनालिसिस की कि किसको रोका जा सकता है और किन कंडीशंस में कैसे। तो मान लो आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करी और आप चाहते हो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे प्रिवेंट करोगे? क्या आप दो प्रोसेसेस को एक रिसोर्स एक साथ एक्सेस करने के लिए दे दोगे? ये आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं? अगर दो प्रोसेसेस को एक साथ एक रिसोर्स दे दिया तो वहां पे अगेन वही कॉन्करेंसी वाला इशू आ जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन इशू आ जाएगा कि एक ही प्रोसेस एट ए टाइम या दो अलग अलग प्रोसेस एट ए टाइम एक ही रिसोर्स एक्सेस कर रही है, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करेंगे, एक काम ऐसा करेंगे कि हम कोशिश करें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रोसेसेस के बीच में दो रिसोर्स की शेयरिंग ही ना हो? अगर दो प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क चाहिए तो दो हार्ड डिस्क लगा दें, एक हार्ड डिस्क P1 यूज कर लेगा, दूसरा P2 यूज कर लेगा, ताकि रिसोर्स की शेयरिंग ही ना बचे, शेयरिंग की जरूरत ना पड़े तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का केस ही ना बचे। रिसोर्स शेयरिंग को जीरो कर दो, रिसोर्स की शेयरिंग को जीरो कर दो। शेयरिंग मतलब एक रिसोर्स दोनों को चाहिए ऐसा केस ही मत लगाओ। जितनी भी प्रोसेस आएंगी उन प्रोसेस को हर एक को अपने अपने रिसोर्सेज दे दो, ताकि सारी प्रोसेसेस जो रहे इंडिपेंडेंट प्रोसेस बन जाए। अगर सारी प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, एक दूसरे से लेना देना नहीं करेंगी, तो कोई टेंशन ही नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का चिंता ही नहीं रहेगा, फिर वहां डेडलॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रोसेस रिसोर्स वेट ही नहीं करेगी, उसको अपने अपना सेट ऑफ रिसोर्स मिल जाएगा। तो यहां हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक ऑल प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट, सारी प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंट बना दो। ठीक है। क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि सारी प्रोसेसेस जो सिस्टम में रहे वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट रहे? नहीं। फिर इसी में एक पॉइंट में बोलता हूं कि वेल resources for each processes इंडिविजुअली। मतलब कि इतने रिसोर्सेस आप सिस्टम में लगा दो कि हर प्रोसेस को अपने अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेस मिल जाए। अब आप बताओ कि क्या ऐसा लगाना मुमकिन है? अगर सिस्टम में 150 150 प्रोसेसेस हैं, 150 प्रोसेसेस हैं, तो क्या आप 150 हार्ड डिस्क लगा सकते हो? हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड आईओ डिवाइस और रिसोर्स। तो क्या आप 150 हार्ड डिस्क लगाओगे ताकि हर प्रोसेस को अपना अपना हार्ड डिस्क मिल जाए? नहीं। कॉस्ट प्रॉब्लम, यस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
नॉट प्रैक्टिकल। तो हमने कोशिश करी कि हम सोचें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो प्रोसेसेस के बीच में, इसलिए प्रोसेसेस को या तो इंडिपेंडेंट बना दिया या हर प्रोसेस को अपने अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज दे दिए, सेट ऑफ रिसोर्सेज दे दिए। हो नहीं पा रहा ये सर, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। चलो ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, प्रिवेंट करो सेकेंड केस। सेकेंड केस इज व्हाट? सेकेंड केस इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट। देखो, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करने के लिए रिसोर्सेस को हम बोलेंगे या प्रोसेसेस को हम बोलेंगे कि या तो तुम खाली होल्ड होल्ड करो या वेट वेट करो। होल्ड एंड वेट मत करो। होल्ड एंड वेट नहीं अलाउ करेंगे, या तो होल्ड होल्ड कराएंगे या वेट वेट कराएंगे। मतलब कि अगर किसी प्रोसेस को दो रिसोर्स चाहिए और अगर दोनों रिसोर्स अवेलेबल है तो उसको दोनों दे देंगे, बोलेंगे तू दोनों होल्ड कर और यूज कर। पर अगर इसको एक रिसोर्स मिला दूसरा नहीं मिला तो ये प्रोसेस को बोलेंगे कि तेरे को जो एक रिसोर्स मिला था उसको छोड़, तू दोनों के लिए वेट कर। फिर दोनों के लिए खाली वेट कर। क्यों? होल्ड एंड वेट अलाउ नहीं करेंगे कि तू एक को होल्ड करके दूसरे के लिए वेट करेगी, नहीं। अगर दोनों मिल गई तो उठा ले, काम चालू। नहीं मिला तो एक जो तेरे को मिला था उसको भी तू रिलीज कर दे। क्या होगा उससे? प्रोसेस कभी होल्ड एंड वेट नहीं करेगी, या तो होल्ड होल्ड करेगी या वेट वेट करेगी। अगर खाली होल्ड कर रही है तो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सकती है, खाली वेट कर रही है तो वेट ही करती रह जाएगी, पर एटलीस्ट होल्ड एंड वेट की वजह से डेडलॉक क्रिएट नहीं करेगी। लाइक चॉपस्टिक्स, एग्जैक्टली। अनिवेश बिल्कुल सही कि चॉपस्टिक का कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल है तो उठा लेगा, नहीं अवेलेबल है तो दोनों, एक जो उठाई थी उसको भी छोड़ देगा। उससे क्या होगा? उससे ये कभी भी डेडलॉक का पार्टिसिपेशन में नहीं आएगा। कोई कोई पर्टिकुलर फिलोसोफर कि होल्ड भी करे और वेट भी करे, ऐसा नहीं होगा। या तो होल्ड करके खा लेगा या फिर सिर्फ वेट करेगा, दोनों के लिए एक साथ वेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रिवेंटिंग अगर हम लिखना चाहें, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट अगर करना है तो हम लिखेंगे ईच प्रोसेस मस्ट होल्ड ऑल required resources or else must wait for all required resources. एक पॉइंट यहां लिख देता हूं, इफ सम resources are acquired and other resources are not available। मतलब कि अगर किसी प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेस को होल्ड कर लिया, एक्वायर कर लिया, और कुछ रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगी वो प्रोसेस? जो एक्वायर करके होल्ड किए हुए हैं उनको रिलीज करवाना पड़ेगा, ताकि ये प्रोसेस होल्ड करके वेट ना करे, पूरा पूरा वेट ही करती रह जाए। नॉट अवेलेबल, सो एक्वायर्ड एंड अदर रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, देन प्रोसेस मस्ट release acquired resources and must wait for all resources, ताकि होल्ड एंड वेट एक साथ ना हो। होल्ड ऑल्सो एंड वेट ऑल्सो।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि होल्ड एंड वेट एक साथ ना रहे। तो अगर कोई रिसोर्स होल्ड कर रही है और बाकी के लिए वेट कर रही है कोई प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, जिसको उसने होल्ड पे रखा हुआ है या होल्ड करके रखा हुआ है वो भी वो रिलीज कर देगी प्रोसेस। ऐसा हम यहां पे करेंगे, ऐसा इंप्लीमेंटेशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे क्या हो, अगर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो वो सबको एक्वायर करेगी, एग्जीक्यूशन आगे करके बढ़ जाएगी। अगर सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस जो है वो सबके लिए वेट करेगी। ठीक है? इज दैट अंडरस्टैंडेबल? इज दैट अंडरस्टैंडेबल? हम प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आई बात? पर इस प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी प्रोसेस को बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, एट ए टाइम एग्जीक्यूशन के लिए बहुत रिसोर्सेस चाहिए, तो हो सकता है वो सारे रिसोर्सेस उसको एट ए टाइम तुरंत मिले ना। क्यों? क्योंकि बाकी की प्रोसेसेस ने एक एक रिसोर्सेस लगा के रखे हुए हैं अपने पास, यूज कर रहे हैं। एक ने छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, दूसरे ने छोड़ा किसी और ने पकड़ लिया। तो हो सकता है कि एक प्रोसेस या कुछ प्रोसेसेस जो हैं उनको सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेस एक साथ मिल ही ना पाए, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में जा सकती है, लॉन्ग वेट में जा सकती है, इनडेफिनेट वेट में जा सकती है, कि उसको सारे रिसोर्सेस कब मिलेंगे पता नहीं, सब एक साथ आएंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। इट इज समथिंग लाइक यू गाइस डू, कि जब सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टेस्ट आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब हम गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वरना नहीं। जब टीचर नोट्स बना के खुद से हाथ से लिख के दे देंगे तब हम पढ़ाई करेंगे अपूर्व गुप्ता, वरना नहीं। तुम लोग को एक लालची इंसान की कहानी पता है? नहीं पता होनी चाहिए। यहां पे हेवी स्टारवेशन रहेगा, यस, मैं पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, फिर कहानी सुनाता हूं तुमको। कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आता है। अ प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन may suffer from starvation if all required resources are not available। कहानी बताऊं? हाँ सही है, कहानी तो सुन ही लेंगे, है ना, मजे भी आएंगे। कहानी ऐसी है कि एक इंसान था, वो रोज जो है भीख मांग के और अपना खाना खाना खाता था, अपना जो भोजन है वो लेता था। ठीक है। अब एक दिन जो है उसको एक और उसका एक साथी मिला जो ऐसा करता था या ऐसा करना चाहता था, एक नया कोई पर्सन मिला उसको। इसने बोला कि अलग अलग जगह पे जाएंगे, खाना मांगेंगे, जो भी खाना देंगे वो हम खा लेंगे। ठीक है। अलग अलग रास्ते पे अलग अलग जगह निकल लिए। शाम में मिले तो ये जो पहला वाला आदमी था वो तो बढ़िया आराम से खुश था। दूसरा वाला बोला यार मैं तो खा ही नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? इसने बोला यार मैंने क्या किया ना, मैं गया अलग अलग जगह पे, तो मुझे ना कुछ आज बड़ा विशेष त्यौहार था, तो सब जगह यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी डिशेस मिल रही थी, तो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, यार बहुत सारी मिल जाएगी, मज़ा आएगा। तो मैंने हर जगह से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, कर दिया कर दिया कर दिया। दिन भर अपने पास में उन सब जितनी भी अच्छी अच्छी डिशेस थी उनको कलेक्ट करके रखता गया, मैंने खाया कुछ भी नहीं। फिर मैं कलेक्ट करते रह गया, करते रह गया, करते रह गया। शाम तक आते आते जो है वो जितना भी खाना मेरे पास कलेक्शन था वो सब खराब हो गया, मैं कुछ भी नहीं खा पाया और टाइम चले गया। अब रात में मैं जा रहा था तो किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं, सबके पास खाना ओवर हो गया, मैं भूखा रह गया। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है लालची स्टूडेंट्स की, कि इनको सब चाहिए। सर आप क्वेश्चन भी आप ही दो, सर आप नोट्स भी बना के दो, सर आप पढ़ाओ भी सही, समझाओ भी सही, डाउट भी सॉल्व करो, फिर एक ही कोर्स को 3 जगह से पढ़ो भी, यूट्यूब से भी पढ़ लो, वो वाला फ्री कोर्स यहाँ भी है यहाँ से भी पढ़ लो, यहाँ पे भी फ्री कोर्स है, फिर खजाना है, सब जगह से सब जगह के नोट्स इकट्ठे कर लेंगे।
सब इकट्ठे करते जाएंगे, कलेक्शन बनाते जाएंगे। मेरे पास ये वीडियो लेक्चर भी है, इसका वर्कबुक भी है, इसकी टेस्ट सीरीज पुरानी भी है, इस पे ये भी है, इसका ये भी है। यूज नहीं करना। क्यों? शो ऑफ तो करना पड़ेगा ना कि मैंने क्या क्या कलेक्ट किया हुआ है। यूज नहीं किया। यूज नहीं किया तो एक टाइम के बाद उस पर्टिकुलर कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अगर टाइमली उसको यूज नहीं किया तो। बस वही लालची स्टूडेंट्स की कहानी होती है कि चार चार अलग अलग टीचर के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, क्वेश्चन भी इकट्ठे कर लेते हैं, कलेक्शन ऐसा बनाते हैं कि मतलब अगर पढ़ लिया, दिमाग में रख लिया तो उससे गेट तुरंत निकल जाए, आज के आज ही निकल जाए, गेट एग्जाम कल ही कंडक्ट करवा दी जाए। पर उस कलेक्शन का यूज क्या है जब तक उसको यूज नहीं करोगे? क्या बनाने का मतलब है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास नो प्रीएम्पशन। हम कैसे प्रीएम्पशन को रोक सकते हैं? अगर हम प्रीएम्पशन रोकने गए तो क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स जो है, अब यहां पे ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम रिसोर्सेस को किसी दूसरी प्रोसेस से छुड़वा के और एक नीडी प्रोसेस, जरूरतमंद प्रोसेस को दे सकते हैं ताकि डेडलॉक ना हो। प्रीएम्पशन अलाउ कर सकते हैं? अगर हां तो फिर डेडलॉक नहीं होगा। बट ये अलाउ कर अगर दिया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सामने हमारे आएगा वो ये आएगा कि कौन सी प्रोसेस से कौन सा रिसोर्स छुड़वाया जाए। अगर उस प्रोसेस से ये रिसोर्स छुड़वाया गया तो क्या जो प्रोसेस जो अधूरी थी और उससे रिसोर्स छुड़ा दिया गया है वो प्रोसेस कहीं अनस्टेबल ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए जिससे उसको आगे एग्जीक्यूट करना नामुमकिन बन जाए। आ रही बात समझ में? हो सकता है एक प्रोसेस किसी एक फाइल को कुछ एडिट कर रही हो और उस प्रोसेस से वो फाइल छुड़वा दी गई। फाइल इज रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। तो अगर फाइल छुड़वा दी गई, अब ये प्रोसेस क्या करेगी? आधी अधूरी प्रोसेस क्या करेगी आगे? हो सकता है वो फाइल में चेंजेस परमानेंट भी नहीं हो पाए और वो फाइल उससे छुड़ा दी गई तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? ये प्रोसेस भी अनस्टेबल हो जाएगी, ऐसी स्टेट में चली जाएगी जहां से इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत बड़ी सोच समझ के ही प्रीएम्पशन अलाउ करेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या प्रीएम्पशन हर बार अलाउ करें या कुछ ही रिसोर्स के लिए करें, कौन सी प्रोसेस से कितने रिसोर्स छुड़ाने पड़ेंगे ताकि डेडलॉक ना रहे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिससे ये नो प्रीएम्पशन जो है इंप्लीमेंटेशन के काबिल नहीं हो पाता। तो नो प्रीएम्पशन को हम अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, मेरे को यहां ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रिवेंटिंग नो प्रीएम्पशन। So in this, OS allows preemption of resources from processes। अगर प्रीएम्पशन अलाउ कर दिया तो यहां पे जो कंडीशंस बनेगी उसमें क्या कंडीशंस बनेंगी, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? सिलेक्शन ऑफ विक्टिम प्रोसेस। विक्टिम मतलब क्या होगा? जिस प्रोसेस से आपको रिसोर्स छुड़ाना है वो जो विक्टिम बनेगी, जो शिकार बनेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस, ये एक चैलेंज है कि कौन सी प्रोसेस से कौन से रिसोर्सेस छुड़वाए जाएं। ये चैलेंज है बॉस, ये इतना आसान चीज नहीं है। द विक्टिम प्रोसेस में सफर फ्रॉम अनस्टेबिलिटी और स्टारवेशन। ये विक्टिम प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकती है,
कि हर कोई प्रोसेस आ रही है और इसका रिसोर्स जो इसको चाहिए वो छुड़वा के और अपना एग्जीक्यूशन कर रही है। थोड़ी देर बाद फिर से वो रिसोर्स मिला तो कोई दूसरी प्रोसेस आई, इससे फिर छुड़ा के चली गई। तो ये रिसोर्स जो इसको चाहिए वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रही है ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हर बार कोई दूसरी प्रोसेस आके और इसके रिसोर्स छुड़ा के चले जाएगा। सो दैट विक्टिम प्रोसेस मे सफर फ्रॉम स्टारवेशन और मे गो इनटू अनस्टेबिलिटी, कि वो फिर रिकवर ही नहीं हो पाए। देन हाउ मेनी resources टू बी प्रीएम्प्टेड, कितने रिसोर्सेस को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा ये भी सोचना है। ये भी सोचना आसान नहीं है। ठीक है, देखो जरा इतना। देखो देखो देखो, जल्दी देखो। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो नो प्रीएम्पशन भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नो प्रीएम्पशन में अगर हमने प्रिवेंट करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम बहुत सारी ये आएगी कि हम किस प्रोसेस से कौन से रिसोर्स छुड़वाएंगे, और विक्टिम प्रोसेस को अगर उससे रिसोर्स छुड़वा लिए तो वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टारवेशन में या फिर अनस्टेबल स्टेट में ना चले जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कितने रिसोर्स छुड़ाने हैं इन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हर बार कोई प्रोसेस आएगी दूसरी प्रोसेस के रिसोर्स छुड़ाती रहेगी तो कोई प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहती है वो दूसरी प्रोसेस के रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करा ले। तो अगर हर बार एक दूसरे के रिसोर्स छोड़ते ही रहेंगे या छुड़वाते रहेंगे जबरदस्ती फोर्सफुली, तो कोई प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो वो भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा यहां। ठीक है, लास्ट वन। लास्ट वन है कि क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट प्रिवेंट करने में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर्कुलर वेट प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि जब भी कोई प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट एक सीक्वेंस में करे। हमेशा अगर किसी प्रोसेस को एक से ज्यादा रिसोर्स चाहिए तो वो रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट हमेशा सीक्वेंस में करे, ऐसे कि वो छोटे नंबर के रिसोर्स को पहले रिक्वेस्ट करे, बड़े को बाद में। तो हमने क्या किया है, हर एक रिसोर्स को नंबरिंग कर दी। रिसोर्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। किसी प्रोसेस को दो रिसोर्स चाहिए, नंबर 2 एंड नंबर 7, तो वो पहले नंबर 2 की रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो मिल गया तो फिर नंबर 7 की रिक्वेस्ट करेगा। हमेशा सीक्वेंस में ही रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया जो मैंने आपको बताया, पहले मैं लिखता हूं फिर बताऊंगा कि इससे सर्कुलर वेट कैसे प्रिवेंट होगा। ईच resource is given a unique number and each process is allowed to request resources in ascending order, जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल बताऊं? अब प्रोसेस P can request for a resource RJ while holding a resource Ri only when I less than J।
मतलब कि अगर एक प्रोसेस है P1, इसके पास अगर रिसोर्स है Ri ऑलरेडी अलोकेटेड है और ये रिक्वेस्ट करना चाहती है Rj का, तो ये तभी मुमकिन है जब P1 ने पहले छोटे नंबर का रिसोर्स रिक्वेस्ट करके अलोकेट कराया, उसके बाद ये बड़े नंबर के रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने गई। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि कभी भी कोई रिसोर्स की अगर रिक्वेस्ट होगी तो कोई भी प्रोसेस एक छोटे नंबर का रिसोर्स होल्ड करके बड़े नंबर की रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करने जाएगा, है ना। अब सुनिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, मैं यहां बना लेता हूं कि अज्यूम करते हैं यहां पे तीन प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। P1 के पास रिसोर्स R1 ऑलरेडी है और इसने रिक्वेस्ट कर की हुई है R2 की, चलेगा? हाँ, एक रिसोर्स अगर R1 इसके पास है, वाइल होल्डिंग R1 ये बड़े नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकता है, चलेगा। R2 ऑलरेडी P2 के पास है और P2 ने रिक्वेस्ट की है R3 की, चलेगा? हाँ जी। R3 ऑलरेडी P3 के पास है, बट वाइल होल्डिंग R3 P3 R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। यहां पे P3 R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि P3 वाइल होल्डिंग अ बिगर नंबर रिसोर्स छोटे नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। P3 कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर R1 वाइल होल्डिंग R3। तो अगर R3 होल्ड करते हुए R1 की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता तो कभी साइकिल बनेगी ही नहीं, कभी साइकिल बनेगी ही नहीं। और अगर बनेगी ही नहीं तो यहां पे डेडलॉक नहीं होगा। क्यों? सर्कुलर वेट प्रिवेंट हो गया। पर आप बोलोगे सर, P3 को एग्जीक्यूशन के लिए R1 R3 दोनों तो चाहिए, चाहिए तो सही। तो फिर क्या करेंगे? अगर किसी रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो छोटे नंबर का है, तो वो प्रोसेस पहले बड़े नंबर के रिसोर्स को रिलीज करेगी, इसको छोड़ेगी पहले। वो एक्वायर करना शुरू करेगी पहले R1, जब R1 मिलेगा तो फिर R3, ताकि रिक्वेस्ट हमेशा सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में ही रहे। तो इस केस में क्या करेगी प्रोसेस P3 मस्ट रिलीज R3 and should try to acquire R1 फर्स्ट। तो यहां पे P3 को क्या करना पड़ेगा कि P3 जो है वो पहले R1 की रिक्वेस्ट करेगा वाइल रिलीजिंग R3। तो R3 को रिलीज करेगा और P3 पहले छोटे नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा। जब उसको वो मिल जाएगा छोटे नंबर का रिसोर्स, तो वो फिर बड़े नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा। तभी जाके हम यहां पे क्या रोक पाएंगे? सर्कुलर वेट रोक पाएंगे। इफ P1 नॉट नीडेड R3, देन P1 को R3 की वैसे भी जरूरत नहीं है। यहां पे P1 को R3 की यहां पे जरूरत ही नहीं है। हमने P1 का R3 से कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया। समझ में आई बात? सर्कुलर वेट कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं? इज दैट क्लियर टू यू गाइस दैट सर्कुलर वेट कैसे प्रिवेंट हो रहा है? जल्दी बताओ भाई।
यस 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 सर, R3 बिगर देन R1 से, हाँ जी। नंबर 3 नंबर 1 बिगर है ना, नंबर सीक्वेंस रे, सीक्वेंस नंबर है ना 1 और 3, तो 3 बिगर है R1 1 से, R1 R3 नंबर 3 इज बिगर देन 1, ऐसा। होल्ड एंड वेट प्रिवेंट कहाँ हो रहा है यहाँ पे? होल्ड एंड वेट प्रिवेंट नहीं हो रहा है, मैंने नहीं कहा होल्ड एंड वेट प्रिवेंट करो। देखो P1 ने R1 होल्ड करके R2 का होल्ड वेट किया है, हो रहा है होल्ड एंड वेट। P2 होल्डिंग R2 एंड वेटिंग फॉर R3 हो रहा है। होल्ड एंड वेट जो है वो तो होगा ही, ठीक है। बट यहां मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई भी प्रोसेस वाइल होल्डिंग अ लार्जर नंबर रिसोर्स छोटे नंबर ऑफ रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिसोर्स की रिक्वेस्ट सीक्वेंस में ही जाएगी, लिखा है। तो अगर एक प्रोसेस P है, इसने R3 को होल्ड करके R1 की रिक्वेस्ट की है, तो यहां पे R3 होल्ड है, R3 अगर होल्ड है विच इज I की वैल्यू 3 है, वाइल होल्डिंग R3 I की वैल्यू 3, रिक्वेस्टिंग फॉर R1 विच इज J वैल्यू 1, हमारे पास I की वैल्यू लेस देन J नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस इस रिक्वेस्ट को नहीं कर सकती, होल्ड करके नहीं रख सकती, होल्ड करके इस रिक्वेस्ट को नहीं कर सकती। तो पहले P3 को R3 को छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये बड़ी नंबर के रिसोर्स को होल्ड करके छोटे नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट ना करे। तो कभी भी ये सर्कुलर वेट नहीं आ पाएगा, और नहीं आएगा वही तो हम चाहते हैं कि सर्कुलर वेट ना हो भाई, वही हम चाहते हैं, कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट हो, सर्कुलर वेट प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका जस्ट ऑपोजिट। पर एक ऑर्डर कोई मेंटेन करना है, या तो असेंडिंग असेंडिंग करो या डिसेंडिंग डिसेंडिंग करो, कि कोई प्रोसेस रिसोर्स होल्ड कर सकती है बड़ा वाला और छोटे की ही रिक्वेस्ट कर सकती है, हमेशा हमेशा। उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करो कि वाइल होल्डिंग अ बिग नंबर रिसोर्स छोटे की रिक्वेस्ट करो, पर हमेशा फिर यही फॉलो हो, तो भी सर्कुलर वेट रुक जाएगा, फिर डेडलॉक नहीं होगा। P1 P2 don't need R3, then wait is use of leaving R3। P1 P2 don't need R3, R3 तो P2 को रिक्वेस्टेड है ना, ये क्या रहा? P1 P2 को R3 की रिक्वेस्ट तो है ही ना। और तुम ये क्यों नहीं समझ रहे बात को, कि मेरा इंप्लीमेंटेशन ये कहता है कि सर्कुलर वेट प्रिवेंट करने के लिए मैं ये करूंगा। अब किसको किस रिसोर्स की जरूरत है बीच में P1 P2, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ ये जानता हूं, इंप्लीमेंटेशन मेरा ये है कि P3 प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस को अगर 2 3 4 जितने भी रिसोर्स चाहिए, तो जितने भी सारे रिसोर्स चाहिए उनमें से पहले वो सबसे छोटे नंबर के रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगी, फिर बड़े, फिर नेक्स्ट बड़े, फिर नेक्स्ट बड़े, सीक्वेंस में ही रिसोर्स की रिक्वेस्ट जाएगी। वाइल होल्डिंग अ बिग नंबर रिसोर्स छोटे नंबर की रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगी, कोई प्रोसेस अलाउड नहीं है। अगर उसको बड़ा रिसोर्स होल्ड करते हुए छोटा रिसोर्स भी चाहिए, तो उसको पहले बड़े नंबर का रिसोर्स रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करने के बाद वो पहले छोटे को एक्वायर करेगी, उसके बाद इसकी रिक्वेस्ट करेगी, ताकि हमेशा सर्कुलर वेट प्रिवेंट हो पाए। दैट्स द ओनली थिंग। बस ये चाहता हूं मैं, बस ये चाहता हूं। क्यों? ताकि कभी भी ऐसा ही ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्रोसेस जो है बड़े नंबर ऑफ रिसोर्स का होल्ड करके और छोटे नंबर ऑफ रिसोर्स के लिए वेट करेगी। कभी भी नहीं होगा, नहीं। वेटिंग हमेशा किसकी होगी? बड़े वाले नंबर के रिसोर्स की होगी। देखो P1 वाइल होल्डिंग R1 R2 का वेट कर सकता है, P2 वाइल होल्डिंग R2 R3 का वेट कर सकता है, P3 वाइल होल्डिंग R3 R4 R5 R6 का वेट कर सकता है, कभी R1 का वेट नहीं करेगा, सर्कुलर वेट नहीं होगा। हम बस सर्कुलर वेट यहां पे प्रिवेंट करना चाहते हैं, वो हमने कर दिया है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सारे मॉडर्न डे सिस्टम्स जो हैं उसमें सबसे लास्ट वाला सॉल्यूशन आता है कि हम प्रिटेंड करते हैं कि डेडलॉक नहीं हो, बट फिर भी हमें पढ़ना तो है थ्योरेटिकली। डेडलॉक प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन किस टाइप का आता है? क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल आता है
कि एक सिनारियो दे दिया आपको कि अमंग 4 फॉलोइंग ऑप्शंस बताओ किसमें डेडलॉक नहीं होगा। एक ऑप्शन है कि जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस अगर अवेलेबल हैं तो प्रोसेस एक्वायर करेगी, नहीं है तो सबके लिए वेट करेगी, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, रिसोर्सेस का रिक्वेस्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए शेयरिंग अलाउ नहीं करेगी, मतलब कि हर एक प्रोसेस को अपने अपने रिसोर्स मिल जाएंगे हर बार, कोई भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से एक भी रिसोर्स शेयर नहीं करेगी। ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट दे रखे होंगे, आप आराम से इन्हें समझ पाएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पे हमारा ये पॉइंट आउट कर रहा है। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो एमएसक्यू हो गया, हाँ एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सायक आप सर्च करके देखो एक बार, व्हाट हैपेंस इफ इट प्रिटेंड्स नथिंग। अगर डेडलॉक हुआ तो यूजर की चिंता कि प्रोसेस फंस गई तो उनको या तो किल कर देगा यूजर बाहर से या सिस्टम रीस्टार्ट कर देगा, खत्म खेल, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस कहता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक अवॉइडेंस में सिस्टम को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेफ स्टेट में रखने की कोशिश करता है। अब ये सेफ स्टेट क्या है? सेफ स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे डेडलॉक नहीं होता। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो डेडलॉक नेवर अकर्स। और अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में पहुंच गया तो, अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में पहुंच गया तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म्ड नहीं है, डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप देखो यहां पे एक छोटा सा वेन डायग्राम टाइप डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में लिखा हुआ है कि अनसेफ स्टेट मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में पहुंचा, ऐसा नहीं कि अनसेफ स्टेट में आया तो डेडलॉक हो ही जाएगा, पर डेडलॉक की पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो सकता है, वो हम होने ही नहीं देंगे। हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक जो है उसका, उसकी अनसेफ स्टेट में सिस्टम को जाने ही नहीं देगा। अब अनसेफ स्टेट जो है, सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए, सेकंड वाला क्या होता है? सेकंड वाला क्या सूरज बाबू? सेकंड क्या? ये प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट। सेकंड क्या? सेकंड आगे आगे पीछे तो कुछ बोलो, सेकंड वाला किस चीज के बारे में सेकंड वाला बात कर रहे हो आप? अनसेफ स्टेट, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है। देखो हमेशा डेडलॉक नहीं है, अनसेफ के स्टेट के अंदर है। कभी अनसेफ स्टेट में अगर सिस्टम है तो डेडलॉक नहीं होगा, कभी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो सकता है, नहीं भी हो, पता नहीं। यस किस चीज के लिए? होल्ड एंड वेट के लिए। इसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि हर एक प्रोसेस या तो सारे रिसोर्स होल्ड होल्ड करके रखेगी जो उसके को चाहिए, या फिर वेट करेगी। बस सिस्टम में प्रोसेस होल्ड और वेट एक साथ नहीं करेगी, या तो सारे होल्ड कर लेगी अगर जितने रिसोर्स उसको चाहिए वो, या फिर सबके लिए वेट करेगी। एक रिसोर्स होल्ड कर लिया और एक नहीं मिला तो उसके लिए वेट नहीं करेगी, होल्ड किया हुआ रिसोर्स रिलीज करके सबके लिए वेट करेगी। दैट इज ओनली द केस, बस इतना ही है। डेडलॉक मतलब सिंपल अनसेफ स्टेट, बट अनसेफ स्टोर डेडलॉक मे नॉट बी पॉसिबल। हाँ आगम बिल्कुल सही, अगर डेडलॉक है तो मतलब सिस्टम अनसेफ स्टेट में आया था तो डेडलॉक हुआ। अगर डेडलॉक नहीं है तो हो सकता है वो अनसेफ स्टेट में हो। अगर अनसेफ स्टेट है तो डेडलॉक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेफ स्टेट है मतलब डेडलॉक कभी भी नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। अब ये सेफ स्टेट है क्या? सेफ स्टेट है क्या? द रिक्वेस्ट, सेफ स्टेट ये बोलती है, या सेफ स्टेट में रखने का जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स मांगने आएगी
जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स मांगने आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि ये रिसोर्स जो प्रोसेस को चाहिए वो दें कि ना दें। अगर ये रिसोर्स दे दिए, अगर ये रिसोर्स दे दिए और रिसोर्स देने के बाद मेरे पास उतने रिसोर्स नहीं बचे जिससे कि मैं बाकी सारी प्रोसेसेस को आगे बढ़ा पाऊं, तो डेडलॉक का चांस बन जाएगा। तो प्रोसेस को मना कर देगा ओएस कि भैया हम रिसोर्स नहीं दे पाएंगे, रिसोर्स नहीं दे पाएंगे। पर अगर मान लो कि ये रिसोर्स देने के बाद में भी ओएस को लगता है कि हाँ बाकी सारी प्रोसेसेस आगे बढ़ पाएंगी, मेरे पास इतने रिसोर्स बचे हुए हैं अभी भी, तो ओएस उन रिसोर्सेस को दे देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्सेस को देने के टाइम पर, किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट अगर आती है तो रिसोर्स को देने के टाइम पे चेक करेगा कि अगर मैंने ये रिसोर्स इस प्रोसेस को दे दिए जिसने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, तो मैं सेफ रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मतलब सिस्टम सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सेफ रहेगा तो दे दो, नहीं अनसेफ रहेगा तो मना कर दो, क्योंकि डेडलॉक की पॉसिबिलिटी बन जाएगी फिर। तो अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहे हैं सेफ अनसेफ के थ्रू या डेडलॉक अवॉइडेंस के थ्रू, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्स को तभी ग्रांट करेगा जब ओएस देखेगा कि अगर ये रिसोर्स इसको दे दिए गए तो फिर हम जो हैं सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं या आपको पॉकेट मनी मिलती है मंथली, है ना, मान लो तो आप हॉस्टल में रहते हो, है ना, आज क्या डेट है, हाँ परफेक्ट दिन है, 30 तारीख है, आपको लगभग 5th ऑफ ईच मंथ आपके मंथली एक्सपेंस का पैसा मिलता है। आज हो गई 30 तारीख, आपको और कम से कम 5 से 6 दिन निकालने हैं। आपके अकाउंट में लगभग 1000 रुपीज बचे हुए हैं। स्टूडेंट की लाइफ ऐसी ही होती है, थोड़ा थोड़ा कम कम ही पैसा बचा हुआ है ना। अब अज्यूम करो कि आपका दोस्त आता है और बोलता है यार मुझे 500 रुपीज चाहिए। आपका दोस्त आपसे 500 रुपए मांगता है। अब आप सोचते हो कि मेरे पास 500 रुपए हैं तो सही, पर अगर मैंने इसको 500 रुपए दे दिए तो मेरे अकाउंट में कितना बचेगा, 500। अब इस 500 से बचे हुए दिन जो हैं, जब तक मुझे अगला मंथ का सैलरी नहीं आता, या ये जो भी मेरा खर्चा है पापा से मम्मी से जहां से भी आता है वो नहीं आया, तो क्या मैं 500 रुपए, तब तक 500 रुपए में काम कर पाऊंगा। अगर मेरा काम 5-6 दिन का 500 रुपए में हो जाएगा, 500 में हो जाएगा, तो यस मैं बोल दूंगा ओके ठीक है मैं 500 रुपए दे देता हूं तेरे को, ले जा, मेरा काम हो जाएगा, जितना भी अमाउंट रिमेनिंग होगा उसमें आई विल बी सेफ। पर अगर मान लो आपको लगता है कि 500 में अगले 6 दिन का काम नहीं हो पाएगा, तो आप मना कर दोगे यार भाई देख मेरे पास भी बहुत कम पैसा है, मेरे पास भी बहुत कम पैसा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि आपके पास अगर कोई फ्रेंड पैसे मांगने आया तो आप क्या कहेंगे, आप ये देखेंगे कि उस उतने पैसे जो हैं, उतने पैसे आपके अकाउंट में हैं, ठीक है हैं, तो क्या मैं अगर इसको दे दिए इतने, तो जब तक मेरे पास नेक्स्ट मंथ का मेरा पॉकेट मनी नहीं आता तब तक मैं सेफ रहूंगा इतने रिमेनिंग अमाउंट में, क्योंकि ये अगले 5 दिन में तो पैसे देने वाला है नहीं, पता है। फिर भी आप देखेंगे 5 दिन में अगर हमारे पास सेफ अमाउंट बचा रहेगा तो पैसे दे दोगे, नहीं तो मना कर दोगे, ताकि आप हमेशा सेफ रहो। हमारे पास अकाउंट में जितना पैसा है उसमें हम नॉर्मली अपना काम रूटीन चला पाए, किसी से मांगने की, भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट कीपिंग आवर सेल्फ इन टू सेफ स्टेट। एक बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है मेरे को। एक दोस्त ने मुझसे पूछा यार भाई पैसे दिए 500 रुपए, मैं बोलता हूँ यार मेरे पास तो 100 ही रुपए है, चल ठीक है 100 ही दे दे। ऐसे दोस्त होते हैं। चलो एनीवे, ठीक है। तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस क्या करता है, डेडलॉक अवॉइडेंस कहता है द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड। कौन रिक्वेस्ट ग्रांट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ रिजल्टिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम डजंट कॉज डेडलॉक इन द सिस्टम। तो अगर ग्रांट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डेडलॉक कॉज ना करे, ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, ऐसी सिचुएशन ना अराइव हो, तो ही रिक्वेस्ट ग्रांट होगी, वरना मना कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेडलॉक अवॉइडेंस है, इसको चेक करने के लिए या ये रिसोर्सेज ग्रांट होंगे या नहीं, इसको करने के लिए हमारे पास एक बैंकर्स एल्गोरिथम आती है जो हम कल डिस्कस करेंगे।
check if system is in safe state or not, and if a request of a process must be granted or not। तो दो चीजें हमें यहां पे देखनी है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, और कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट जो आई है वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट ग्रांट होगी या नहीं, ये चेक करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज में आती है। बेटा ये सेफ मोड ना बहुत अलग चीज है, वो सेफ मोड और ये सेफ मोड बहुत अलग चीज है। बैंक क्यों, मैं समझाऊंगा बैंक क्यों, क्योंकि बैंक में भी कुछ इसी टाइप की एल्गोरिदम चलती है, ताकि बैंक अगर किसी को लोन दे तो इतना पैसा ना लौटा दे जितना उनके पास पैसे ही ना हो, वरना फिर वहां से पैसा नहीं आएगा तो बैंक डूब जाएगी। श्रुति वर्ड डिफरेंस नहीं है, इंप्लीमेंटेशन डिफरेंस है। अवॉइडेंस प्रिवेंशन जो वर्ड डिफरेंस जो है, वर्ड नहीं है, वर्ड के थ्रू डिफरेंस नहीं है। प्रिवेंशन में हम 4 नेसेसरी कंडीशंस में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई होने से रोकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, और अवॉइडेंस में हम बैंकर्स एल्गोरिदम लगा के और सिस्टम को सेफ स्टेट में रखते हैं ताकि कभी डेडलॉक ना हो। बैंकर साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बैंक होती है ना बैंक, उसमें बैंकर काम करता है। वो बैंक के लोग जो एल्गोरिदम लगाते हैं ताकि उनके पास जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और बैंक सुरक्षित रहे, कोलैप्स ना हो जाए, इतना लोन ना दे दे बैंक कि उनके पास पैसा ही ना बचे। वो होती बैंकर्स एल्गोरिदम, हम कल देखेंगे। ड्यूरिंग डेडलॉक स्क्रीन विल फ्रीज। विष्णु जी ऐसा नहीं है, अगर डेडलॉक होता है तो जो प्रोसेस डेडलॉक्ड हुई है वो प्रोसेस का आपको रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, बाकी की प्रोसेस चलती रहेंगी और उनका एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा भी, बट सिर्फ डेडलॉक्ड प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन आपको नहीं दिखेगा। लोन वैसे भी मुझे नहीं मिलना, ऑफ कोर्स कैसे मिलेगा, कुछ कुछ तो अच्छा किया हो तुमने जिंदगी में तो लोन मिले। एक एल्गोरिदम यूज होता है डेडलॉक में, डेडलॉक में एक एल्गोरिदम, ये बैंकर्स एल्गोरिदम यूज होता है अवॉइडेंस में, बस। मल्टीपल इंस्टेंसेस का मतलब एक बार समझा दीजिए। मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब ये है कि एक ही टाइप का रिसोर्स की आपके पास मल्टीपल कॉपी है। जैसे कि आपके पास 3 हार्ड डिस्क लगी है कंप्यूटर सिस्टम में, और कोई भी हार्ड डिस्क यूज हो सकती है किसी एक डिवाइस से या एक प्रोसेस के लिए। तो P1 हार्ड डिस्क 1 यूज कर सकता है, P2 हार्ड डिस्क 2, P3 हार्ड डिस्क 3, तीनों का हार्ड डिस्क का काम सेम टू सेम है, डेटा स्टोरेज। तो कोई भी प्रोसेस को कोई भी हार्ड डिस्क मिल सकती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास 3 अलग अलग हार्ड डिस्क के रिसोर्स हैं, 3 अलग अलग रिसोर्स नहीं है, ये एक ही रिसोर्स है हार्ड डिस्क, इसके 3 इंस्टेंस हमारे पास है सेम टाइप के। चलिए आज का इतना ही, हम कल मिलेंगे आप लोगों से। और कल जो है printf will request OS to print ना, how it will do। विष्णु आप समझो, एक बार printf का कोड देखो और आप समझो और मेरे को बताना अगर मिलता है कहीं तो आपको। चलिए मिलेंगे फिर आप लोगों से कल। आप ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं इसको रिकॉल करके आइएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस की हम कल एल्गोरिदम सीखेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम, स्लोली स्लोली, और फिर उसे इंप्लीमेंट करके उसके क्वेश्चंस भी हम कल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय।